नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यंजन। इससे पहले हमने जो पढ़ा था स्वरों के बारे में, यानी जो स्वरों के बारे में हमने वर्ण विचार के अंदर हमने स्वरों के बारे में जो अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करें व्यंजन की। व्यंजन, पहले तो इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है? वो होती है जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। यानी जब हम कोई वर्ण बोलते हैं, कै, जिसे कै बोलते हैं, तब उसमें कै और ए, यानी जो कै वर्ण है इसके अंदर ए स्वर मिला होता है, तभी जाकर ये पूरा का पूरा व्यंजन बनता है। ठीक है। इसी प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। ठीक है ना। जो व्यंजन है वो क्या है? स्वर की सहायता से बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों, ठीक है ना, जिस 5 वर्गों, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 वर्गों, उसके बाद स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उत्सम व्यंजनों में बांटा जा सकता है। एक तो इनको 5 वर्गों में बांट दिया, ठीक है। उसके बाद उसमें स्पर्श व्यंजन और इसी के अंदर अंतस्थ व्यंजन और उत्सम व्यंजनों में बांटा जाता है। अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सी और कितने कितने वर्ण होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में कै वर्ण, जो कै वर्ण है उसके 5, ठीक है, और चै वर्ण के भी 5, यानी प्रत्येक 5 वर्ण के 5 अक्षर, यानी 5 × 5 = 25। अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो इनकी संख्या आपको क्या बतानी है? 25 होते हैं। ठीक है। अब बात की अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन में आता है अपना एक य, र, ठीक है, य, र, ल और व, ये 4 आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। उत्सम व्यंजन की बात करें तो तीनों श और है, तीनों श, यानी तलव्य, मूर्धन्य और दंत्य से, ठीक है, और है, ये तीनों हैं उत्सम व्यंजन में। संयुक्ताक्षर, इसके अतिरिक्त हिंदी में 3, इसके अंदर 3 है, तो हिंदी में संयुक्ताक्षर की बात करें तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, जिसमें 3 तो आप देख सकते हो। एक क्षत्रिय वाला श है ना, एक है क्षत्रिय वाला श, ये जैसे क्षत्रिय लिखा जाता है, क्षत्रिय, और एक होता है त्र और एक ज्ञ। तो आप जो क्षत्रिय वाला श है वह कै और श, यानी कै और श, और त्र है जो तय और र के योग से मिला है। ज्ञ है वो जय और इ, और एक अपना हो गया जैसे हम लिखते श्रम, ये श्रम वाला श है। इसकी बात करें तो ये अपना जो सलगम वाला श और प्लस में र, इनके योग से मिला है, बनता है वो होता है श्रय। ठीक है। जैसे ये अपना तालव्य हो गया, ठीक है, ये मूर्धन्य हो गया, और ये जो स होता है वो दंत्य हो गया। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और कितने व्यंजन हैं? 33 वर्ण हैं। अर्थात कुल वर्ण कितने हैं? 44, और संयुक्ताक्षर है 4।
44 वर्ण हैं। अगर आपसे स्वर 11 पूछे जाए तो 11, व्यंजन 33 और कुल वर्ण पूछा जाए तो आपसे 44 और शुंक्त अक्षर होते हैं 4। इसके अलावा अगर आपसे ध्वनियाँ पूछी जाए, ध्वनियाँ क्या पूछी जाए, ध्वनियाँ, तो ध्वनियाँ कितनी होती है, वो होती है हिंदी वर्णमाला में 52 ध्वनियाँ हैं। कितनी ध्वनियाँ हैं, 52। ठीक है। अब बात करते हैं इनके वर्णों के उच्चारण स्थान के लेकर, यानी इनका जो उच्चारण स्थान है वो किस प्रकार है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान को जानना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। हम बात करते हैं पहले वर्ण, यानी उसका उच्चारण स्थान और वर्ण ध्वनि। ठीक है। 1 नंबर पर हमारा उच्चारण स्थान है वो कंठ, यानी कंठ कोमल धातु और वर्ण ध्वनिया कंठ है, जिसके अंदर हमारा स्वरों के अंदर आता है ए और आ। क्या आता है, ए और आ। कै वर्ण है वो पूरा, यानी कै, खे, ठीक है, ग, घ और अट, ये पूरा। और उसके बाद हमारा जो एक विसर्ग, ठीक है, ये आता है। यानी जो कंठ है के अंदर जो कंठ से बोले जाने वाले इस वजह जो ए, आ और कै वर्ण पूरा और विसर्ग। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा है तालव्य, यानी जो तालु से जो बोले जाने वाले वर्ण है वो है, उसकी बात करते हैं तो वो है ई और ई, च वर्ण पूरा और ये और श। ठीक है, ये और श। यानी आपसे पूछा जाता है अगर आपको तीनों सह दे दे, यानी ये सह दे दिया, ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, और आपसे पूछा जाए यानी तालव्य सह कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि तालव्य सह है ये दूए वाले, यानी जो सलगम बोलते हैं ये तालव्य वर्ण। इस पर आप इसको याद किस प्रकार करोगे, याद करने का आसान तरीका है, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो। जैसे तालव्य के अंदर आ गया ई और बड़ी ई, यानी च वर्ण पूरा, और इसको आप यस के नाम से याद कर सकते हो, यस। ठीक है। दूसरा हमारा है मूर्धन्य, 3 नंबर है मूर्धन्य, यानी जो मुर्दा से बोले जाने वाले शब्द है वो री। एक तो हमारा है री, एक हमारा ट वर्ण पूरा और एक है रस। तो आप रस को भी इस प्रकार याद कर सकते हो। तो आपसे पूछा जाता है मूर्धन्य से कौन सा है, तो मूर्धन्य से आपसे पूछा जाए तो आप सीधा साधा अगर आपको ये याद है रस, तो आपको ये जो मूर्धन्य से है आप बता सकते हो। ये तालव्य हो गया, ये मूर्धन्य। बाकी अब बचा दंत्य से। इसके बाद हम लेते हैं 4 नंबर दंत, यानी दांत से बोले जाए। जैसे तय वर्ण पूरा है, ल और श, ल और श, और इसके अंदर आप देख सकते हो मूर्धन्य दंत्य से। तो दंत्य से में आपका आ गया सलेट वाला स। ठीक है। अब ओष्ठ्य यानी जो होठों से बोले जाने वाले हैं उसमें हम ले सकते हैं उ और पै वर्ण पूरा। अगर नासिके की बात करें तो प्रत्येक वर्ण का जो अंतिम, प्रत्येक वर्ण का क्या है अंतिम वर्ण है वो नासिके ध्वनि है। और कंठ तालव्य बात करें तो कंठ तालव्य जैसे इसने दे दिया ए और ऐ। ठीक है। ये बना के चाहिए, देखो जैसे ए में कंठ ध्वनि है, ए में हम अगर ई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बनेगा ना। ए में ई मिलाएंगे तो ये हो गया हमारा कंठ और ये होगा तालव्य। इन दोनों को मिलाने से बाद यानी कंठ वर्ण का कंठ से बोले जाने वाला ए और तालु से बोलने जाने वाला ई, इन दोनों को मिलाने पर जो विकार बनकर हमारे साथ में जो वर्ण आया है वो है ए या ऐ आ जाएगा। ठीक है, ए या ऐ आ जाएगा। तो इनको क्या नाम दे दिया, कंठ तालव्य। ठीक है। अब कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य बात करें जैसे ए हमारा बना फिर ए कंठ
और उसमें हमारा ओ मिलाने से क्या बनता है, ओ मिलाने से बन गया हमारा ओ। ठीक है, तो कंठ और ओष्ठ को मिलाने से बन गया कंठोष्ठ्य। अब वह वर्ण दंतोष्ठ्य में आ जाएगा और है वर्ण स्वर यंत्र यानी अली जीवा। अब बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? आपसे सीधा साधा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग्यंतर के किसी अव्यय या स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। ठीक है ना, हमारे जैसे अंदर से बाहर निकलते हैं तो हमारे जो तंत्रों को क्या करती है, स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन स्पर्शी कहते हैं। जैसे नाम से पता चलता स्पर्शी, स्पर्श करती हुई। ठीक है ना, व्यंजन स्पर्शी। इसके अंदर बात करें तो क वर्ण का क ख ग ढ 4 ये हो गए। ठीक है, यानी क वर्ण का ख ख घ और क ख घ 4 ये, ठ ठ डण और प फ भ मैं, सॉरी प फ भ और मैं, प फ ब और भ और त थ ध और ध और ध। तो ये 4, यानी इनकी जो संख्या होती है वो होती है 16। अगर आपसे सीधा पूछा जाए तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो सॉरी स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, तो क्या हो गई 16 होते हैं। अब संघर्षी की बात करें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनमें उनसे घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। ऐसे संघर्षी, ऐसे व्यंजनों को क्या करती है, संघर्षी व्यंजन। उसमें स्पर्श करती है, उसमें क्या होती है, घर्षण करती है। तो हमारे इसके अंदर तो तीनों स है और हम ले सकते हैं सॉरी है, यानी हम है और ले सकते हैं। संघर्षी में संघर्ष होता है श और श और है। इनके अंदर हमारे तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से तीनों, और प्लस में है को हम इसके अंदर ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी होता है, वे संघर्ष स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंदर हमारा जो च वर्ण है उसके 4, यानी च छ झ, च छ ज और झ। ठीक है, च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, यानी स्पर्श संघर्षी। संघर्षी में तीनों हमारे स और है, इसके अंदर ख ज और फ भी ले सकते हैं। और स्पर्शी में हमारा क वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण और प वर्ण, यानी अंतिम वर्ण को छोड़कर। अब बात करते हैं नासिक्य में। जिन उच्चारण में वायु का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, यानी हमारे जो नाक से ध्वनि निकलती है वो होता है हमारा नासिक्य वर्ण। इसमें प्रत्येक वर्ण का जो अंतिम वर्ण है वो होते हैं, इनकी संख्या होती है 5। ठीक है, अब बात पार्श्विक व्यंजन। जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु क्या पार्श्व आस पास से निकलती है, वे पार्श्विक कहलाते हैं। जैसे ल, तो हमारी जो जीभ है वो ल, बोलने पर पता चले ल बोलेंगे तो क्या करें ल, तो हमारी जो उसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। यानी जो जीवा है हमारी मसूड़े से लगती है, उसके अंदर एक ही वर्ण आता है और वो है ल। प्रकंपित। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे क्या कहते हैं, प्रकंपित कहलाते हैं। जैसे र, अगर हम र बोलें, इसके अंदर भी प्रकंपित के अंदर एक ही व्यंजन है, वो है र। अब बात करते हैं हम उच्छिप्त। जिनके उच्चारण में जीवा की नोक झटके से नीचे गिरती है। और उच्छिप्त यानी जैसे फेंका हुआ ध्वनि का, जैसे कोई चीज़ एकदम से फेंकते हैं, ठीक है, उच्छिप्त ध्वनि कहलाती है। जैसे ड और ड और ड, ठीक है, उच्छिप्त ध्वनियाँ। अगर आपसे पूछी सीधा साधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, तो आप बता सकते हो ड और ड़। ठीक है, संघर्षहीन। अब बात, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाद, संघर्षहीन यानी बिना संघर्ष के बाहर निकलती है, वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती है। इसके अंदर हमारे 2 स्वर आते हैं, एक आता है य और एक आता है व। ठीक है, य और व
और ने अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है भी अर्ध स्वर है, ठीक है, सीधा साधा आपसे जैसे पूछा जा सकता है भी अर्ध स्वर है, तो आपको कोई जैसे दे देगा, कोई स दे दिया, ठीक है ना, जैसे आपको कोई वर्ण दे दिया, स दे दिया, है दे दिया, ल दे दिया और व दे दिया, तो अगर आपको पता होगा तो आप क्या करेंगे, इसको बता सकते हैं भी व, ये और व, ये हमारे क्या है, स्पर्शहीन यानी अर्ध स्वर है। उच्छिप्त में आ गया ड और ढ, प्रकंपित में ल, प्रकंपित में र होता है, पार्श्विक में ल होता है। नासिक के प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण। स्पर्श संघर्षी की बात करें तो हमारा च वर्ण है, उसके पांचवें वर्ण को छोड़कर। और संघर्षी की बात करें, तीनों श है और ख, ज और फ। और स्पर्शी की बात करें तो क वर्ण और ट वर्ण, त वर्ण और प वर्ण, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रिकों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्गों को क्या है, घोष और अघोष श्रेणी में भी बांटा जा सकता है। यानी जो स्वर तंत्रियों की स्थिति में, यानी जो गूंज के अनुसार इनको भी क्या है, घोष और अघोष दो भागों में बांट सकते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण, इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा क्या मनोबल बढ़ेगा और आगे इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे थे इसके अतिरिक्त मैंने स्वर तंत्रियों की स्थिति में कंपन के आधार पर भी वर्णों को क्या दो भागों में बांटा गया है, वो है घोष और अघोष वर्ण। अब बात करते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण कैसे कहते हैं? घोष का मतलब है नाद या गूंज, नाद या गूंज, ठीक है। घोष का मतलब नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में गूंज या कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। ये होते कौन कौन से हैं? देखो, अगर इनकी बात करें तो प्रत्येक वर्ण का अंतिम तीन वर्ण, ठीक है। जैसे क वर्ण है तो क वर्ण का अंतिम तीन देखो कौन कौन सा हो गया? ग, ग और अड़, ठीक है। यानी प्रत्येक वर्ण का अंतिम तो इनकी संख्या होगी, 5 वर्ण है तो इनकी संख्या होगी हाँ, ठीक है। तो इनकी संख्या होगी, आप ऐसे कर सकते हो, मतलब इसके अतिरिक्त क्या होते हैं तथा य, र, ल, व और है, ये भी घोष होते हैं। उनके साथ साथ जो सभी स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं? घोष होते हैं। और इनकी संख्या इन्होंने 30 दी है तो इनकी संख्या 31 होती है, ठीक है। अघोष व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता, अर्थात कोई गूंज नहीं होना, अघोष वर्ण कहलाता है। जैसे सभी वर्णों की बात करें तो प्रत्येक वर्ण की बात करें तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ण का, जैसे क वर्ण में क और ख, ये तो हो गए घोष। और आगे जो बचे ग, घ और अड़, ये हो गए घोष। और ये हो गए क और ख, ये हो गए अघोष, ठीक है। इसके अतिरिक्त तीनों श, ये कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन, ठीक है। जैसे घोष वर्ण की संख्या इन्होंने 30 दिखा है, तो अब 31 कैसे मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक वर्ण के 3 अक्षर अंतिम, तो 5 वर्ण के हो गए 5 इंटू अगर 3 करें तो 15 हो गए, ठीक है ना। 15 के बाद इसमें य, र, ल, व और है, यानी 5 ये हो गए, तो इनकी संख्या 20 तो ये होगी, ठीक है ना। 20 प्लस में 11 स्वर, ठीक है। तो 20
प्लस में अगर 11 की बात करें तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी 31। तो आपको पता होना चाहिए घोष वर्ण कितने होते हैं, 31 होते हैं। अघोष वर्ण इसी प्रकार देखो 5 × 2 हो गए, ये प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा है, तो 5 वर्ण है तो 5 × 2 बराबर 10, और 10 के बाद इनकी 3 ये होगी 6 तीनों 6, तो इनकी संख्या होगी 13। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद। अलप प्राण और महाप्राण, इनको भी क्या है 2 भागों में बांटा गया है, अलप प्राण और महाप्राण। अब बात करते हैं अलप प्राण की। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, यानी हमारी जो श्वास वायु है हमारी जो कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे हम अलप प्राण कहते हैं। इसके अंदर बात करें तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, ठीक है, और इसके अंदर य, र, ल और व, ठीक है, य, र, ल यानी 4 ये हो गए, और सभी स्वर, इसके अंदर सभी स्वर आते हैं। तो बात करें तो सभी स्वर प्लस में क्या है सभी स्वर। तो इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या देखो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां, तो 5 है तो 5 या 15, तो ये होगी है ना। 15 प्लस में बात करें तो 4 ये हो गए, य, र, ल, व, य, र, ल और व, 4 प्लस ये और 11 ये हो गए, तो इनकी संख्या होती है 30। कितनी होती है 30। आपसे पूछा जाए अलप प्राण कितने हैं 30, घोष 31 और अघोष 13। अब बात करते हैं महाप्राण की। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं, और ये होते हैं प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, ठीक है, और तीनों से यानी कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य से और है, ठीक है, तीनों से। इनकी संख्या की बात करें और इनके साथ में है भी होता है, तो इनकी संख्या की बात करें तो 10 और 4 14, इनकी संख्या होती है 14, ठीक है, इनकी संख्या होती है 14। एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं सभी को। देखो अलप प्राण और महाप्राण को हम देखते हैं, घोष और अघोष को देखते हैं। प्रत्येक वर्ण का घोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ण का हम लेते हैं प्रत्येक वर्ण का अंतिम 3 वर्ण, ठीक है, उसके बाद य, र, ल, व और है और सभी स्वरों, इनकी संख्या 31 होती है। और अघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा और तीनों से, इनकी संख्या होगी 13। और अलप प्राण की बात करें तो अलप प्राण है प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां प्लस सभी स्वर य, र, ल और व, ठीक है। महाप्राण की बात करें प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, ठीक है, तीनों से और है, ये हो गया महाप्राण, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारा जो YouTube चैनल है इसको आप लाइक करें, इसके जो वीडियो जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं आप उसको लाइक करें, क्योंकि इससे हमारा क्या मनोबल बढ़ेगा और इससे भी बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे, इससे अच्छे वीडियो लाने के प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।